तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बायोकेम के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड वीनबर्ग एक्विलिब्रियम। यस, तो हम हार्डे वीनबर्ग एक्विलिब्रियम भी कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हार्डे वीनबर्ग एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम, ठीक है जी। एक्चुअली दिस टॉपिक इज वेरी कंफ्यूजिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आता है। ये एक मैथमेटिकल टॉपिक है, इसके अंदर हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम है, तो हमने डिस्कस करना है कि हार्डे वीनबर्ग इसने किस पे काम किया था और ये कैलकुलेशन क्या बता रही है किसी को आइडिया इसके बारे में कि हार्डे वीनबर्ग एक्विलिब्रियम क्या है? हाँ जी कि नहीं? ओके, इसकी सबसे पहले के इसकी स्टेटमेंट क्या है, इस इक्वेशन का एक रूल है, तो स्टेटमेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे कि हार्डे और वीनबर्ग ये दो फ्रेंड्स थे। इसने जेनेटिक्स के अंदर पॉपुलेशन पे काम किया था और इसने अपना एक इक्विलिब्रियम जनरेट किया था, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele is alternative form of gene, allele and genotype means genetic makeup of a DNA, ठीक है। The frequency of allele and genotype will remain constant or same in the absence of external factor in that particular population, ठीक है, population. This is the statement of Hardy-Weinberg equation. अगर बुक से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि बुक वालों ने बहुत कम्प्लेक्स तरीके से लिखा है। इसका सबसे पहले कंसेप्ट में स्टेटमेंट समझ ले कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये दो बंदे कहते हैं कि अगर हम एक पॉपुलेशन ले लें, एक खास लोग ले लें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये पिंडी एरिया है, इसमें हम एक पिंडी के अंदर एक मोहल्ला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस मोहल्ले के अंदर 10 लोग रहते हैं, तो दैट 10 पीपल इज अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। अब ये कहते हैं कि उस 10 लोगों के अंदर जो जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, उसके अंदर उन लोगों के जीन और अलील आगे जाते रहेंगे, उसमें ना इंक्रीज आएगी ना डिक्रीज आएगी, लेकिन वो जो अलील या जीनोटाइप रेशो है उस जनरेशन के अंदर वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन शर्त इससे ये रखी है कि उन 10 लोगों के अंदर न कुछ लोग ऐड होंगे न उससे डिलीट होंगे, बिकॉज इट्स द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। और ये तो आम लोग जानते हैं कि अगर 10 बंदे हैं उसमें न कुछ आएंगे और न उससे कुछ जाएंगे, तो उसकी जो अलील है या जीनोटाइप जनरेशन है वो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। ये वही सेम बात कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 10 बंदे रहते हैं तो उसमें से 11वां आ भी सकता है, उससे 10वां बंदा जा भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें म्यूटेशन हो सकती है कि नहीं, चेंजेस आ सकती है। असल में ये जो एक्विलिब्रियम है ये थ्योरेटिकल एक्विलिब्रियम है। क्या है? थ्योरेटिकल। ये प्रैक्टिकली हमारे पास जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन होता है उनमें से माइग्रेशन होती है, कुछ लोग उसमें आते हैं या कुछ लोग उससे जाते हैं। माइग्रेशन इज देयर, और माइग्रेशन मेंडेलियन लॉ के मुताबिक ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन ये कहते हैं कि उस पॉपुलेशन के अंदर बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर मौजूद नहीं होगा, वो ये क्या कहते हैं कि क्या होगा? एब्सेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों से अगर आम वर्ड में कोई ये पूछे कि हार्डे-वीनबर्ग इक्वेशन क्या है, हार्डे-वीनबर्ग ये कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें चाहे जितने भी लोग हों, ना उसमें कुछ लोग ऐड करे ना डिलीट करे, उन लोगों की जो जनरेशन पैदा होगी उसमें उनकी एलील और जीनोटाइप क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे लेके कि फॉर एग्जांपल के दिस लॉ, इसमें लेके दिस इक्विलिब्रियम is not applicable, this equilibrium is not applicable to the following factors। अब ये फैक्टर्स में वो लिखता हूँ
जिसमें ये इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 1 फैक्टर लेके जीन फ्लो, एक में लिखे दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो। ठीक है, अब जीन फ्लो से मुराद ये है माइग्रेशन। अगर उनमें से कुछ लोग जाएंगे या उस पॉपुलेशन में कुछ लोग आएंगे, इसका मतलब ये है तो एक्सटर्नल फैक्टर तो फिर मसला क्रिएट करेगा कि नहीं। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे थे, उससे एक बंदा गया, उस बंदे के अंदर डीएनए है, वो अगर उस पॉपुलेशन से निकल कर दूसरे में चला गया और वहां पे उसकी जनाब शादी हो जाती है, मैरिज हो जाता है, वो तो अपना पॉपुलेशन पर जनरेट करेगा। तो जीन के अंदर वेरिएशन है कि नहीं, लेकिन ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर होना चाहिए। तो जीन तो उस पॉपुलेशन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बात समझ गए कि नहीं, जीन फ्लो नहीं होगी तब जाकर ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कि अगर जीन फ्लो पॉपुलेशन में हो रही है, उस लोगों के अंदर या तो कुछ लोग ऐड हो रहे हैं या उससे डिलीट हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 म्यूटेशन, अगर उन लोगों के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होती रहती है, तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से न्यू स्पीशीज जन्म ले सकती है कि नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि डीएनए के अंदर अगर चेंज आ जाए तो उसने जाकर न्यू स्पीशीज पैदा करने हैं। और ये कहते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर का होना एब्सेंस होना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब जिस तरह इन लोग की जीन्स है उसी तरह मेकअप होना चाहिए, उसमें इवन चेंज भी नहीं आना चाहिए। तो म्यूटेशन अगर हो जाए लोगों के अंदर, फिर भी ये इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये है, अब देखें इसका एक मिसाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह के जनाब 10 लोग रह रहे, फॉर एग्जाम्पल ये 5 लोग रह रहे थे। दीज आर द 5 पीपल इन अ पॉपुलेशन। ये एक सेलेक्टिव पॉपुलेशन है, इसमें कितने लोग रह रहे, 5। अगर इन 5 में से एक बंदा माइग्रेट करे, किसी और जगह चला जाए, अब इस बंदे की जाने को हम कहते हैं माइग्रेशन, जैसे हम कहते हैं जीन फ्लो। इसको क्या कहते हैं, जीन फ्लो। अब यहाँ पे इस बंदे ने फॉर एग्जाम्पल दूसरे साथी के साथ उसने फॉर एग्जाम्पल मैरी किया है, अब इसकी जनरेशन पैदा होगी क्या नहीं। अब जब इसके बच्चे पैदा होते हैं और जनरेशन, और फिर यही जनरेशन इस जनरेशन के अंदर अपनी पॉपुलेशन क्या करते रहे, बढ़ाते रहे। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में एक सिंगल बंदे का फ्लो करना और वहां पे अपना एक नया पॉपुलेशन बनाना, इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब इधर देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे एक बंदे का पॉपुलेशन से दूसरे में ट्रांसफर होना, ये क्या है, ये जीन फ्लो है। ये क्या है, जीन फ्लो। लेकिन अगर जीन फ्लो कुछ यूं हो जाए कि उस जीन फ्लो से वहां पे एक अलग पॉपुलेशन आबाद हो जाए, तो क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो बायोकेम के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट को मदर ऑफ जीन फ्लो भी कहा जाता है। बात समझ गए कि नहीं, ये मदर ऑफ जीन फ्लो है, कि मतलब जीन फ्लो ने माइग्रेट की थी और उसने जाकर अपनी एक आबादी जो है ना अब वो बना ली है, ये फिर एक मदर हो गई कि नहीं, मतलब इसने ब्रीड कर दी है, अपना जो है ना जनरेशन स्टार्ट किया है। तो एक बंदे से एक पॉपुलेशन में जाना, दूसरे में ट्रांसफर होना, इसको सिर्फ क्या कहते हैं, जीन फ्लो। अगर वही एक बंदा जाकर उसमें साथी के साथ मिल जाए और अपने बच्चे पैदा करते रहे और उसके बच्चे फिर अपने बच्चे पैदा करते रहे और यहाँ पे एक अलग पॉपुलेशन बन जाए, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम जीन ड्रिफ्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है फिर ये पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल। फिर भी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल टू अ पॉपुलेशन who has absent these 3 things, gene flow, mutation and genetic drift। ठीक है, आप लोगों पूरे पाकिस्तान में, कि मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई भी अकेडमी के नोट्स उठा कर देखे, किसी में ये चीज नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं। वजह यह है ये लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन ये डिफिकल्ट भी है और इससे एमसीक्यूज जाते हैं। जो 3rd ईयर वाले हैं, 4th ईयर वाले हैं, आप लोगों ने 3-3 साल अपने यूनिवर्सिटी में गुजारे होंगे, ये नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि हार्डी-विनबर्ग एक चीज है कि नहीं है। क्लियर है कि नहीं। असल में अब प्रीवियस एग्जाम के अंदर इससे 1-2 क्वेश्चन आए हैं, वो क्या क्वेश्चन है वो अभी हमने सॉल्व करने हैं, लेकिन पहले तो इक्वेशन को समझना है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो देखिए आसान लफ्जों में क्या है कि अगर एक पॉपुलेशन है उसमें 10 बंदे रहते हैं, तो कहते हैं कि 10 बंदे अपने जनरेशन को अपने जीन और अजीज उसी तरह ही ट्रांसफर करेंगे जिसी तरह इन लोगों में है, लेकिन शर्त यह होगा कि इन लोगों के साथ न कोई ऐड होगा न इन लोगों से कोई डिलीट होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। अब यहाँ पे इसमें कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, देखें। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि इक्वेशन क्या है, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन आप लोगों ने याद रखना, इस पे एमसीक्यूज आता है।
हार्डे वीनबर्ग कहता है कि पी स्क्वायर, अब देखें हाँ, पी स्क्वायर प्लस 2t क्यू, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें मैथमेटिक्स है, मैंने इसलिए कहा था कि ये डिफिकल्ट है, इसके अंदर मैथमेटिक्स है। पी स्क्वायर प्लस 2t क्यू इज प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 से मुराद कांस्टेंट है, 1 से मुराद क्या है, कांस्टेंट है। अब देखें इस p का मतलब क्या है या q का मतलब क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। हार्डे वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर याद रखें p स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। ये किसका फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट अलील। हम कहते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड ऑफ अलील, एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। और कल ये मैंने बात बताई थी कि जो अलील डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होता है और जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं होती, ठीक है। तो हार्डे वीनबर्ग इक्वेशन के अंदर C स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इसमें लेके अनदर वर्ड इज Q, ठीक है, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। ये किसका है, रिसेसिव अलील। यहाँ पे लेके फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, ये रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। अब यहाँ पे इन दो चीजों को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें पी क्यू है, मतलब इन दोनों को अगर हम कंबाइंड ले लें, ये तो एक अलग अलग है ना पी क्यू, और इनमें से दोनों इकट्ठे भी है पी क्यू। दिस पी स्टैंड फॉर व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, क्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, बट पी क्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अगेन डोमिनेंट अलील। ये भी किसके लिए है, डोमिनेंट अलील। अब यहाँ पे कल वाले टॉपिक में रिकॉल करें, मैंने आप लोगों को रेड फ्लावर का एग्जांपल दिया था कि नहीं, और इसके साथ एक येलो फ्लावर था, ठीक है। अब ये डोमिनेंट था और ये क्या है, रिसेसिव है, ऐसा था कि नहीं, इधर प्लीज फोकस करें। दिस वाज डोमिनेंट एंड दिस वाज रिसेसिव। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते थे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बनता था कि नहीं। अब ये रेड कलर था तो ये भी क्या होता था, रेड कलर, इसमें भी डोमिनेंसी है। अब इसमें जो कैपिटल आर है ये क्या है, डोमिनेंट है। अब ये भी क्या है, डोमिनेंट के रिसेसिव, डोमिनेंट। लेकिन इसमें दोनों कैपिटल आर है, इसमें एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, और दोनों क्या है, डोमिनेंट है। नहीं समझे, हाँ समझे कि नहीं समझे, समझ गए। मैं कहता हूँ जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट है और जो स्मॉल आर है वो रिसेसिव है। जो डोमिनेंट है इट कोड फॉर रेड कलर एंड जो रिसेसिव है इट कोड फॉर येलो कलर। ये बात समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे 2 आर है, डबल आर है, और यहाँ पे एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है, और ये फ्लावर हमें क्या नजर आएगा, रेड। इसका मतलब इसमें रिसेसिव भी है और डोमिनेंट, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ है, डोमिनेंट हुआ है। अब इसको मैं अगर एक और नाम दे दूं, आप लोग को ये तो मानते हैं ना कि ये डोमिनेंट है, लेकिन इसमें जेनेटिक मेकअप एक जैसा है कि डिफरेंट है, एक जैसा है। एक जैसे का मतलब दोनों में डबल आर है और एक जैसा आर है, इसको होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजाइगस। बस समझ रहे कि नहीं। इसको ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, डोमिनेंट है, लेकिन इसमें जेनेटिक मेकअप एक जैसा है कि डिफरेंट है, इसको हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। अब बात समझ गए कि नहीं। वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अनदर इज हेटेरोजाइगस। अब इधर देखें, आप लोग कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हार्डे वीनबर्ग के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील एग्जाम में आ जाए तो हम पी सिर्फ लिख ले या पी क्यू लिख ले, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील को पी भी कहा है और मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील को पी क्यू भी कहा है। बात समझ आ रही है नहीं। लेकिन जो पी है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डोमिनेंट अलील व्हिच इज होमोजाइगस। ये क्या होता है, होमोजाइगस। अब बात क्लियर हो गई कि नहीं। लेकिन जो पी क्यू है ये वो फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट अलील की जो क्या है, ये हेटेरोजाइगस है। बस मैं सिर्फ याद रखना है, क्योंकि इसमें पी फॉर मी इन दिस इक्विलिब्रियम पी इज होमोजाइगस। पी क्या होता है, होमोजाइगस। लेकिन इसमें पी भी है और क्या है, क्यू भी है। एक जैसे है क्या डिफरेंट है, डिफरेंट है। इसकी मिसाल ये वाला है, ठीक है, वे हेटेरोजाइगस है। ये क्या है, हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे इसके नीचे लिखे दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। आई थिंक दिस क्लियर, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस। अब कौन सी चीज रह गई, क्यू। दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील अगेन इट इज होमोजाइगस। ये क्या होता है, होमोजाइगस। अब देखें, बहुत आसान सवाल है, याद रखें। मैं आप लोग को मजीद आसान बनाता हूँ। कैसे, हम कहते हैं कि होमोजाइगस अलील के लिए एक जीन का होना जरूरी है कि दो अलील, जिस तरह के डबल आर आर या स्मॉल आर आर, इस तरह है कि नहीं।
अब इधर प्लीज फोकस करें, ये जो पी है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील तो है, लेकिन क्या है, होमोजाइगस। तो एक पी होना चाहिए कि दो? हाँ, दो पी होना चाहिए। मैं कहता हूँ इसके लिए मैं दो पी लेता हूँ, इस तरह। क्लियर है? अब इन दोनों को आपस में मिलाता हूँ तो दोनों का क्या बन जाएगा, इसके यहाँ पे पी स्क्वायर है। अब समझ गए कि नहीं? इस पी स्क्वायर का मतलब कि दो पीस है और दोनों एक जैसे पीस को हम होमोजाइगस डोमिनेंट एलील कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील है, जिस तरह ये है, तो होमोजाइगस के लिए कितने रिसेसिव चाहिए, दो, तो क्यू स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर है। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन हेट्रोजाइगस में एक डोमिनेंट होना चाहिए और एक रिसेसिव। तो डोमिनेंट हेयर फॉर अस इज पी एंड रिसेसिव इज क्यू, इसलिए पी क्यू आता है। अब समझ गए कि नहीं? आप लोग बुक पढ़ेंगे ना, अभी क्लास के बाद जाकर समझ नहीं आएगी, क्योंकि बुक ने बहुत अजीब तरीके से लिखा है, लेकिन इसको हम स्प्लिट करते हैं। यार इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अभी तक जिसको जो भी कंफ्यूजन है तो पूछे, फिर आगे हम जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? क्या बात? पी स्क्वायर, हाँ जी, ये वाला, ये ओके। कहने का मतलब ये है कि होमोजाइगस एलील और हेटेरोजाइगस एलील, इसमें फर्क ये है, होमोजाइगस में दोनों एलील एक जैसे होना चाहिए, होमो मीन सेम, हेटेरो में एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। ये बात तो समझ रहे सारे ना? मैं कहता हूँ एक डोमिनेंट एलील होता है और एक रिसेसिव एलील होता है। ये कहते हैं कि इस इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो फ्रीक्वेंसी है उस पॉपुलेशन के अंदर होमोजाइगस एलील की, उसको हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। ये इन दो बंदों ने इसको नाम दिया था कि पी जो है ये उस सेलेक्टिव पॉपुलेशन जिसमें न कुछ लोग ऐड होंगे और न से कुछ लोग डिलीट होंगे, कांस्टेंट जो होगा, उसमें होमोजाइगस एलील को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। लेकिन होमोजाइगस के लिए कितने एलील होने चाहिए, दो। तो सिंगल क्यों होगा कि पी स्क्वायर होगा, ये पी स्क्वायर होता है। तो फिर अगर होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है तो होमोजाइगस रिसेसिव का होना भी जरूरी है, उसने उसको क्यू का नाम दे दिया। तो वो भी तो दो होने चाहिए, ये भी क्या है, क्यू स्क्वायर है। बात समझ रहे हैं क्या नहीं? फिर इसने कहा कि एक डोमिनेंट होता है हेट्रोजाइगस। क्या होता है, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रो में एक जनाब डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव, तो उसने उसको पी क्यू का नाम दे दिया। तो पी क्यू इज व्हाट, दैट इज डोमिनेंट एलील बट हेट्रोजाइगस। अब समझ गए क्या नहीं? अब यहाँ पे इसका मतलब ये था इन दोनों का। देखिए इस इक्वेशन के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें मालूम करने। देखिए इसने पॉपुलेशन में ये दोनों एलील ले ले। अब देखिए प्लीज याद रखें, इसने कहा कि अगर एक पॉपुलेशन है वो सेम जीन्स से बना है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगर म्यूटेशन हो गया तो फिर ये इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल नहीं है। ये कहते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन है और उसका जेनेटिक मेकअप पी क्यू और पी क्यू है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, सेम जेनेटिक मेकअप है। अब सुन ले, तो यहाँ पे प्लीज याद रखें, पी को पी से मिलाए तो क्या बन जाएगा, हाँ जी, पी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर। कल वाला पॉइंट है। फिर इस पी को क्यू के साथ मिलाए तो पी क्यू, फिर इस क्यू को पी के साथ मिलाए तो पी क्यू, और दैट इज क्यू स्क्वायर। ऐसा होगा क्या नहीं? अब इस पॉइंट स्क्वायर को निकालते हैं, पी स्क्वायर आप लोग लेके, हाँ जी, पी स्क्वायर, इसमें कितने पी क्यू बन गए, दो, तो टू पी क्यू हो जाएगा कि नहीं, टू पी क्यू, और आखिर में क्यू स्क्वायर। और ये कहते हैं कि अगर ये सेम जेनेटिक चलते रहे पॉपुलेशन में और इसमें न कोई ऐड हो और न कोई डिलीट हो, तो इन सब की जो जेनेटिक एलील है वो सेम रहेगी कि डिफरेंट, सेम कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम वन कहते हैं, इज इक्वल टू वन कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? इसलिए ये इक्वेशन हमने डिस्कस किया है। तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। So that is according to Hardy-Weinberg equilibrium। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, उस एमसीक्यू से आप लोगों ने आंसर निकालना है। देखिए केस से केस एग्जाम में आता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन या द पॉपुलेशन हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये प्लीज याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस एलील, homozygous allele is 0.9। कितना है, 0.9, and recessive
होमोजाइगस, ये आप लोगों ने हल करना है। अलील इज 0.1, ठीक है। सो बाई applying Hardy-Weinberg equation, what will be the frequency of heterozygous dominant allele। और ये आप लोग को लिख के बताता हूँ, जाके किसी टीचर से पूछे इस तरह का क्वेश्चन, वो कहेगा यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल करना है आप लोगों ने, ठीक है। इसका आंसर क्या है? अब इसका आंसर मुझे पूरे क्लास में कौन बता सकता है? कहते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन है और जिसने आंसर मालूम किया तो वो बता नहीं है, रेज योर हैंड एंड जस्ट कमेंट आते हैं, बताना नहीं है, ताकि हर एक बंदा प्रैक्टिस करे। फिर से सुन ले, जब 2-2 या 3-3 बंदे हो जाए। देखें क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करें। कहते ये एक पॉपुलेशन है जो एक कांस्टेंट पॉपुलेशन है, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस एलील कितनी है? 0.9%। लेकिन उस पॉपुलेशन में रिसेसिव होमोजाइगस एलील कितना है? 0.1। तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यू इस पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलील कितना हो सकता है। शाबाश। अब आप लोगों ने इसको हल करना है और फिर बताना है, ठीक है। हाँ जी, कितना आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह देख दे कि 1 आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं, ठीक है। एवरीबडी से 1 या समथिंग एल्स 1। हाँ जी, सब 1 पे मुत्तफिक है। ओके, अब आते हैं, जो इक्वेशन था वो p², हाँ जी, प्लस 2pq इज एंड ऑफ q² इज इक्वल टू 1। अब इधर प्लीज सुन ले, दिस p वाज होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। ये p क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। ये तो समझ गए कि नहीं? अब इसकी वैल्यू हमें दी गई है कि नहीं? वो कितना है? अब देखें, अपना कैलकुलेटर छोड़े, इधर फोकस करें। यहाँ पे गलती हो चुकी है उसको रियलाइज करें कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट एलील कितना है? 0.9। तो उसका हम स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर, p² है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर हमें एक वैल्यू दी गई है, क्या? होमोजाइगस रिसेसिव एलील। वो कितना दिया है? 0.12। कितना दिया है? और ये तो कांस्टेंट है, चलता रहेगा। क्लियर है? अब इधर देखें, हमसे मांगा गया है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, और वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलील क्या है? ये PQ है। क्या है? PQ। ये हमें मालूम करना है। बात समझ रहे क्या नहीं? अब देखें, यहाँ पे ये 2 जो है कांस्टेंट है कि नहीं? 2 तो अपनी जगह पे आएगा। P की वैल्यू दिया है कि नहीं? P की वैल्यू कितनी है? 0.9। Q की वैल्यू 0.1 है। अब इसको इस तरह पुट करें और इसके साथ प्लस करना है। क्लियर है कि नहीं? अब इसका स्क्वायर ले लें। शाबाश। 0.9 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें। एक बंदा बताता रहे, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, 0.81। इस तरह का कि नहीं? प्लस अब 2 को देखें 0.9 से मल्टीप्लाई करें। शाबाश। 0.81 और फिर मल्टीप्लाई करें 0.1 के साथ। किसके साथ? 0.1 के साथ। तो कितना आएगा? 0.18। इस तरह आता है कि नहीं? 0. और फिर 0.1 का स्क्वायर ले ले, 0.01 इज इक्वल टू 1। इस तरह का कि नहीं? अब इस पॉपुलेशन के अंदर देखें, ये जो 0.81 की फ्रीक्वेंसी आ गई है, 0.81, ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है। अब ये वाला जो है ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव एलील है। ये जो फ्रीक्वेंसी है 0.18, ये इन सब के अंदर हेटेरोजाइगस रिसेसिव एलील की है। तो इसका आंसर 0.18 फ्रीक्वेंसी है। कितना है? 0.18 फ्रीक्वेंसी है। अब याद रखें, 0.81 को प्लस करें 0.18 के साथ, कितना होगा? शाबाश। हाँ, 0.99 और फिर ये ऐड करें तो 1 आएगा कि नहीं? इससे क्या आएगा? 1। अगर इक्वेशन का ये साइड इस साइड के साथ एक जैसा आ जाए, 1 आ जाए, तो फिर इक्विलिब्रियम ठीक है कि नहीं? इक्विलिब्रियम ठीक है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब याद रखें, आप लोगों ने आंसर 1 दिया मुझे, तो 1 का आप लोगों ने गलती ये किया
इन सबको आप लोगों ने प्लस कर दिया, ऐसा है कि नहीं। अब आप लोग अगर इस सबको प्लस करेंगे तो उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट की वैल्यू आएगी कि नहीं, इसमें होमोजाइगस रिसेसिव की भी आएगी। लेकिन हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के लिए, जो हमारे लिए सिर्फ 2pq है एंड दैट शुड बी 0.18। इस तरह आंसर आता है। क्लियर है कि नहीं? अब गलती समझ गए कि नहीं? आप लोगों ने तो सबको इकट्ठा किया ना, उससे 1 आ गया। अब सबको इकट्ठा करने में p का वैल्यू होगा कि नहीं, q का वैल्यू भी होगा, और p तो होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इन तीनों को कहते हैं कि pq को कहते हैं, सिर्फ 2pq को कहते हैं, और वो 0.18 आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो इसका जो आंसर है 0.18 फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अब समझ गए क्या नहीं? प्लीज कल को इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आप लोग वो pq में कोई भी वैल्यू दे दे, होमोजाइगस डोमिनेंट भी मालूम कर सकते हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी मालूम कर सकते हैं, और होमोजाइगस रिसेसिव भी मालूम कर सकते हैं। अब याद रहेगी क्या नहीं? लेकिन as far as this equilibrium is applicable, there will be no gene flow, no mutation in population and no genetic drift। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तब जाकर इस इक्विलिब्रियम को हम अप्लाई कर सकेंगे। याद हो गया क्या नहीं? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट व्हाट हार्डे-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लिख दिया कि नहीं? ओके, अब इसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। इसको क्या कहते हैं? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ये जो आप लोग यहाँ पे लिखे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ठीक है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तब एनीवन इन द होल क्लास कैन टेल मी व्हाट इज इम्प्रिंटिंग इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में इम्प्रिंटिंग से मुराद क्या है, या ये वर्ड अगर किसी ने सुना हो इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, प्लीज याद रखें दो बातें। जहाँ पे द वर्ड इम्प्रिंटिंग कम, इट इज कॉल्ड साइलेंसिंग। इसका नाम क्या है? साइलेंसिंग। ठीक है, साइलेंसिंग ऑफ द जीन, जीन का साइलेंट रहना डीएनए के अंदर, इसको क्या कहते हैं? इम्प्रिंटिंग कहते हैं। बात समझ गए क्या नहीं? बस जिसने वाइवा के अंदर प्रोफेसर को ये कहा कि सर इम्प्रिंटिंग मीन साइलेंसिंग ऑफ द जीन, वो समझ जाएगा किसने पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? अगर किसी डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई जीन है लेकिन वो साइलेंट पड़ा है, तो जीन का नाम क्या है? इम्प्रिंटेड जीन है। क्या है? इम्प्रिंटेड, क्योंकि वो अभी काम नहीं कर रहा, वो क्या है? साइलेंस है। तो याद रखें इम्प्रिंटिंग से मुराद ये है साइलेंसिंग ऑफ द जीन। इसका मतलब क्या है? साइलेंसिंग ऑफ द जीन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इम्प्रिंटिंग इज आल्सो नोन एज, हाँ जी, ये जीन फिर काम कर सकेगा? नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड जीन ऑफ द डीएनए। इसका दूसरा नाम क्या है? इनएक्टिवेटेड। ये तो आसान बात है कि किसी भी डीएनए के अंदर वो जीन जो साइलेंट है, काम नहीं कर रहा है, तो उसका या तो इनएक्टिवेटेड जीन नाम होगा, या साइलेंसिंग जीन नाम होगा, या जेनेटिक्स के अंदर इसको इम्प्रिंटेड जीन कहा जाता है। अब देखें, ये हम जीन की बात कर रहे हैं, तो जीनोमिक इज द वर्ड यूज्ड फॉर जीन, और वो जीन जो साइलेंट पड़ा हो डीएनए के अंदर, उसका नाम इम्प्रिंटेड जीन होगा। इस कंसेप्ट को हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ये जो इम्प्रिंटिंग है, ये डिजीज है कि नॉर्मल है? जवाब, जो इम्प्रिंटिंग है ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। क्या है? नॉर्मल फिनोमेना। अब देखें, यहाँ पे याद रखें कि इन डीएनए, पहले ये लेके इन डीएनए सम ऑफ द जीन रिमेन एक्टिव। कुछ जीन डीएनए के अंदर क्या होते हैं? सब एक्टिव होते हैं, बट अदर आर रिमेन इनएक्टिव। कुछ जीन्स क्या रहते हैं? इनएक्टिव रहते हैं, बट अदर्स आर, प्लीज याद रखें, अदर्स आर रिमेन, आज बताए, इनएक्टिव। क्या रह जाते हैं? इनएक्टिव। तो प्लीज याद रखें कि जो एक्टिव जीन है उसने तो काम करना है, और इसके साथ साथ ही जो जीन है बहुत सारे डीएनए सीक्वेंस वो क्या रहता है? इनएक्टिव। एंड दिस इनएक्टिव साइलेंसिंग जीन इज कॉल्ड इम्प्रिंटेड जीन। ठीक है, अब इस इनएक्टिव जीन के सामने हम ब्रैकेट में इम्प्रिंटेड जीन लिख सकते हैं कि नहीं? दिस इज विच जीन? इम्प्रिंटेड जीन। इम्प्रिंटेड जीन, ये भाई हम बात नॉर्मल की कर रहे हैं, नॉर्मल जेनेटिक्स की कर रहे हैं। अब इधर प्लीज सुन ले, कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल these genes lies on क्रोमोसोम, क्योंकि डीएनए तो क्रोमोसोम में होता है, तो ये जीन्स भी कहाँ पे होंगे? क्रोमोसोम में। which come from हाँ जी पेरेंट, जो कहाँ से आते हैं? पेरेंट से, either from father side or of
मदर साइड। ये जो जीन्स की हम बात करते हैं, या तो ये पैटर्नल होते हैं या मैटरनल होते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर कुछ जीन्स जो मदर से आती है वो इनएक्टिव रहती है, फादर वाली काम करती है। कुछ लोगों में जीन्स फादर वाली इनएक्टिव होती है और मदर वाली काम करती है। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स है उसमें कुछ काम करेंगे और कुछ क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। जो साइलेंट जीन है उसको इम्प्रिंटेड जीन्स कहा जाता है। अब ये नॉर्मल बात हो रही है कि नॉर्मल है? नॉर्मल बात है। अब इधर देखें, मैं कहता हूँ, प्लीज ये सेंटेंस सुन ले तो समझ आ जाएगी। नॉर्मली इन अ क्रोमोसोम the genes come from the both parents. Out of that, some are remain active, but some are remain inactive, which is known as imprinted या inactivated genes. If in the same chromosome, सुन ले, if in the same chromosome, the gene which remain inactive present in the DNA, but there is deletion to the gene which should be active. बात नहीं समझे? ये जो जीन है इससे काम करना है, क्या करना है, काम। और ये वाला जीन क्या है, ये साइलेंट है, तो नॉर्मल है। अब हो सकता है जो साइलेंट जीन है ये मदर ने दी हो, या ये भी हो सकता है कि ये फादर ने दी हो। बात समझ रहे कि नहीं? मैं कहता हूँ इस जीन ने काम करना है कि एक्टिवेटेड जीन है, और ये जीन क्या है, साइलेंट है, ये इम्प्रिंटेड जीन है, ये नॉर्मल बात है। मैं कहता हूँ कि अगर साइलेंट जीन क्रोमोसोम पे ही रहे, लेकिन जिसने काम करना था एक्टिव जीन, अब वो किसी मसले से डिलीट हुआ है, क्या हुआ है, डिलीट, तो देन इट विल नॉर्मल और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल इट विल लीड टू अ डिजीज, फिर क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। इसलिए याद रखें, इम्प्रिंटिंग के अंदर इम्प्रिंटेड जीन जो है वो नॉर्मल पड़ा होता है, वो काम नहीं करता, लेकिन उसके लिए साथ में एक्टिव जीन का होना जरूरी है। अगर एक्टिव जीन भी डिलीट हो जाए तो फिर वो इम्प्रिंटेड को काम करने का काबिल नहीं है, तो फिर जाकर क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अब इम्प्रिंटिंग टेक्निक से जो डिजीज होती है वो हम डिस्कस करेंगे, तो कौन कौन सी है। अब इधर देखिए, बहुत आसान तरीका है। इसमें याद रखें, इफ एक्टिव जीन, हाँ जी, इफ एक्टिव जीन इज डिलीटेड, अगर एक्टिव जीन क्या हो जाए, एक्टिव जीन इज डिलीटेड, इट विल लीड टू डिजीज, फिर क्या हो जाएगी, इट विल लीड टू डिजीज, फिर डिजीज हो जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं? कहते हैं कि अगर इम्प्रिंटेड जीन जो साइलेंट है वो पड़ा रहे, लेकिन जो एक्टिव जीन था वो क्या हुआ है, डिलीट, तो फिर मसला आएगा कि नहीं, फिर डिजीज हो जाती है। अब देखिए वो डिजीज क्या है, या इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इम्प्रिंटिंग की जो डिजीज है, या इम्प्रिंटेड जो है, यहाँ पे लिखे कि विच मैकेनिज्म हाँ जी, विच मैकेनिज्म एक्सप्लेन इम्प्रिंटिंग टेक्निक। प्लीज ये आप लोगों ने के लिए याद रखना है, इट इज नॉट मेंशन इन द बुक। विच मैकेनिज्म एक्सप्लेन इम्प्रिंटिंग टेक्निक। एनीवन इन द होल क्लास, कि वो कौन सी मैकेनिज्म है जो इम्प्रिंटिंग जेनेटिक्स में एक्सप्लेन करती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं ईपीजेनेटिक्स। इसका नाम क्या है, ईपीजेनेटिक्स। प्लीज ये वर्ड याद रखें, ईपीजेनेटिक्स के तहत हम इम्प्रिंटिंग को डिस्कस करते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि व्हाट इज ईपीजेनेटिक्स। ईपीजेनेटिक्स मींस कि चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस without disrupting या changing in DNA bases without disrupting its sequence and number। अब ये बात जब जेनेटिक्स वालों को पता चली वो हैरान हो गए। क्लियर है कि नहीं? यार इसका तुक नहीं बनता। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि डीएनए के अंदर ऐसा चेंज आ जाना जिसपे न डीएनए की बेस शिफ्ट कर सके, न उसकी पोजीशन तब्दील हो, न उसकी नंबर में चेंज आ जाए, तो फिर कैसे मसला आएगा। अब देखिए मैं कहता हूँ कि अगर ये CTC है, CTG एंड CTC और CTG फॉर एग्जाम्पल, ये एक बेस पेयर है डीएनए की। अब इधर देखिए प्लीज, अगर मैं इस CTC के साथ CCA लगाऊं तो इसका मतलब यह है कि मैंने सीक्वेंस को चढ़ा है कि नहीं, और नंबर भी क्या हो गया है,
इंक्रीज, तो वो तो म्यूटेशन में आना है, वो तो आसान है। या इस CTC के बजाय मैंने CAC फॉर एग्जाम्पल लिख लिया, तो इसकी नंबर में कोई मसला है? नंबर इज ओके, बट मैंने सीक्वेंस को टेढ़ा है। किसको टेढ़ा है? सीक्वेंस। ये एपिजेनेटिक्स वाले कहते हैं कि सीक्वेंस भी डीएनए का क्या होगा? ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और नंबर में ना एडिशन आएगा ना डिलीशन आएगा, और फिर भी डीएनए चेंज हो जाएगी। अब आप जहन नहीं मानता कि सीक्वेंस ठीक है, नंबर ठीक है, तो फिर डीएनए कैसे खराब होगी? अब जहन वाली सोचने वाली बात है कि नहीं? उस टाइम पे डॉक्टरों को समझ नहीं आई थी, इसलिए लोगों ने कहा कि ऐसा जेनेटिक है जो जेनेटिक से भी ऊपर की कंसेप्ट है। बात समझ गए क्या नहीं? ईपी का मतलब क्या है? ईपी मीन अबव। क्या? ईपी मीन अबव, ऊपर। इसका मतलब कि ईपी जेनेटिक इज अ कंसेप्ट व्हिच इज अबव जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स वालों को भी समझ नहीं आया कि यार डीएनए सीक्वेंस भी ठीक रहेगा, नंबर भी नहीं बिगड़ेगा, फिर भी डीएनए में चेंज आएगा। ये तो जेनेटिक्स से भी ऊपर वाली बात है। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? एपी जेनेटिक्स है। अब समझ आ रही क्या नहीं? अब देखें, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे। फिर बाद में जब एडवांस टेक्निक आ गई तो पता चला हो सकता है कैसे। अब देखिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल? हाँ जी, दिस इज द नॉर्मल चेंज। ये क्या है? नॉर्मल। अब डॉक्टर ने जब फिर देखा एडवांस टेक्निक से, तो फिर ये कुछ यू बन गया था। देखिए, ये कुछ यू बन गया था। अब ये नॉर्मल है कि नहीं? उसी तरह है कि नहीं? अब जब डॉक्टर ने देखा तो फिर कहीं कहीं सीक्वेंस पे जाकर मीथाइल ग्रुप अटैच हुआ था। CH3 का नाम सुना है? मीथाइल ग्रुप। क्या अटैच हुआ था? मीथाइल। अब याद रखे, सीक्वेंस वही है कि नहीं? सीक्वेंस वही है, नंबर में कोई चेंज आया है? नहीं है, नंबर भी वही है, लेकिन हमने उसके अंदर कुछ ऐसे लोग जोड़ दिए थे, कुछ लोग ऐसे अटैच किए ताकि ये काम ना कर सके। और याद रखे, मिथाइलेशन कैन म्यूटेट द डीएनए। मिथाइलेशन क्या करता है? म्यूटेट करते हैं। हमने पढ़ा था एसिटाइलेशन एक्टिवेट, मिथाइलेशन म्यूटेट। याद है कि नहीं? तो याद रखे, फिर एपिजेनेटिक्स ने ये बात की है कि कभी कभार सीक्वेंस भी ठीक रहेगा, नंबर भी नहीं बिगड़ेगा, फिर भी डीएनए काम नहीं करेगी। जिसका नाम एपी क्या है? जेनेटिक्स है। अब बात समझ रहे क्या नहीं? और एपिजेनेटिक्स का मतलब इट इज डन बाय एडिशन ऑफ विच ग्रुप? मिथाइल। दैट इज कॉल्ड ऑफ मिथाइलेशन टेक्निक। बात समझ गए क्या नहीं? अगर मिथाइल ग्रुप अटैच करने से डीएनए की म्यूटेशन होती है, जिसमें ना बेस पेयर सीक्वेंस खराब हो, ना नंबर खराब हो, तो ऐसे जेनेटिक्स को हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक्स। अब इधर देखिए, अब आप लोग कहोगे सर हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। वो क्या मतलब है? ये जो बेस पेयर है, इधर देखे, मैं कहता हूँ ये जो बेस पेयर थे, इसमें जो जीन्स थे वो सारे काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। तो दिस सीक्वेंस फंक्शन आर नॉट फंक्शन, फंक्शन, ऑल सीक्वेंसेस फंक्शन। फिर क्या हो गया कि जब देखा गया, इधर देखे, इस बेस को हमने क्या अटैच किया, लेकिन इसको अटैच नहीं किया। फिर इसको दोबारा हमने क्या अटैच किया? मिथाइल, और इसको हमने अटैच नहीं किया। इसका मतलब यह है कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की कुछ कुछ जगहों पे क्या अटैच होता है? मिथाइल। और जहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा वहां की जीन काम पे नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अब ये जो पेयर है, इस पे जो जीन होगा वो एक्टिव रहेगा कि इनएक्टिव? इसको हम साइलेंस जीन कह सकते हैं कि नहीं? ये जीन क्या रह गया? साइलेंस रह गया। अब ये जीन, इस पे मिथाइल ग्रुप है? नहीं है। अब ये एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? एक्टिव। ये क्या होगा? इनएक्टिव। तो ऐसा टेक्निक जिसमें डीएनए के अंदर कुछ जीन जो है इट रिमेन साइलेंट बिकॉज ऑफ मिथाइलेशन, बट सम जीन स्टिल वर्किंग। दिस टेक्निक इन द जेनेटिक्स इज कॉल्ड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। इसको क्या कहते हैं? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। नहीं समझे? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के अंदर शर्त यह है कि इसमें सम ऑफ द जीन रिमेन एक्टिव, सम ऑफ द जीन रिमेन active, but some of the other gene remain inactive because of methylation, and this inactive gene is called silencing gene, which is called imprinted gene. इसका दूसरा नाम क्या था? imprinted gene था। अब समझ गए क्या नहीं? अब इसमें सीक्वेंस को हमने टेढ़ा है, नंबर को टेढ़ा है, लेकिन फिर भी हमने एक जीन को साइलेंट रखा और एक को एक्टिव रखा। जिस कंसेप्ट को हम जीनोमिक क्या कहते थे? इम्प्रिंटिंग। और ऐसा मसला क्रिएट करना कि जीन भी साइलेंट रहे, नंबर भी ना बिगड़े, सीक्वेंस भी ना बिगड़े, वैसे कंसेप्ट को हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ऐसा टेक्निक जिसमें क्रोमोसोम के अंदर एक जीन साइलेंट रहे और एक काम करता रहे, इसको हम जीनोमिक क्या कहेंगे? इम्प्रिंटिंग। और ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग अचीव्ड होता है, एक्सप्लेन होता है बाय विच मैकेनिज्म? एपिजेनेटिक्स के जरिए। समझ गए क्या नहीं? अब देखें, इस चीज तक
अगर आप ये सारी मुश्किल तरीन टॉपिक का हिस्सा है। क्लियर है कि नहीं? हमने जब से कोलेजन स्टार्ट किया है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए, ये बायोकेम के अंदर जेनेटिक्स का पार्ट है और ये सबसे मुश्किल है। ये इतना सारी से लोग नहीं सीखते। मैं पूछ करता हूँ कि एक एक पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ। अब ये बुक इसके सामने पड़ा है भाई के पास, ठीक है, उससे ये पूछे इम्प्रिंटिंग के अंदर में एपिजेनेटिक्स का जिक्र है, क्लियर है, इसके अंदर ये सीक्वेंस का जिक्र है, ये आप लोगों को टीचर बताता है। बात समझ गए कि नहीं? लोग कहते हैं फर्स्ट एड पढ़े पास हो जाओगे। अब फर्स्ट एड पढ़ना और इसको समझने में फर्क है। एक होते पढ़ना और एक होते पढ़कर समझना, इसमें फर्क है। हम फर्स्ट एड के कभी कभार 4 लाइनें पढ़ते हैं और उससे हम 1 घंटा लेक्चर लेते हैं। बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये फर्स्ट एड जो है इसके अंदर एमबीबीएस के 18 सब्जेक्ट उन लोगों ने रखे हैं। और इस फर्स्ट एड को अगर कोई बंदा मुझे कहे कि सर मुझे A to Z पढ़ाए, तो ऐसा पढ़ाए कि बस मैं एक चीज समझ सकूं, फिर उसको 3 साल पढ़ना होगा। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट एड पूरे पढ़ने में 3 साल लगते हैं। समझ गए कि नहीं? तो फर्स्ट एड वो बुक नहीं है कि आप लोग रीड करें और बस काम खत्म। कुछ लोग कहते इतना सा तो बुक है, बस 2 मिनट का काम है। ऐसा नहीं है, इसके एक एक सेंटेंस में लॉजिक है। और ये जो फर्स्ट एड है इसके फ्रंट पे बड़ा बड़ा लिखा होता है रिव्यू बुक। ये क्या है? रिव्यू बुक। ये टेक्स्ट बुक नहीं है। जो बंदा टेक्स्ट बुक पढ़ेगा तो उसको रिवाइज करने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? फर्स्ट एड। अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट एड से स्टार्ट लेंगे तो आई डोंट नो कि कहाँ से। क्लियर है कि नहीं? तो फर्स्ट यू शुड नो द कंसेप्ट, देन गो फॉर फर्स्ट एड। और कुछ लोगों को मैंने देखा है फर्स्ट एड लेते हैं दुकान से, शॉप में जाते हैं, फर्स्ट एड ले आते हैं, दूसरे दिन फोन करते, सर ये तो हमें समझ नहीं आती। वही लोग डिसहर्ट होकर बैठ जाते हैं और अपने स्टडी से हाथ धो बैठ जाते हैं। वजह क्या होता है? उन लोगों का बेस नहीं होता। जब बेस नहीं होता तो हाउ यू कैन गो फॉर रिव्यू बुक? इसलिए पहले से बेस कराने पड़ते हैं। ठीक है जी? अब यहाँ पे 2 इसके हम आखिरी जो है मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इम्प्रिंटिंग समझ गए कि नहीं? इम्प्रिंटेड जीन का मतलब क्या था शाबाश? इम्प्रिंटेड जीन का मतलब साइलेंट जीन है। क्या है? साइलेंट। अब इधर देखें, ये जो इम्प्रिंटिंग टेक्निक है ये हर क्रोमोसोम पे विजिबल नहीं होता। ये मोस्ट लाइकली 15 क्रोमोसोम पे होता है। किस पे? 15। अब इधर देखें, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस क्रोमोसोम पेयर 15, ये 15 नंबर क्रोमोसोम पेयर है, क्योंकि क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेयर, ये जोड़े में होते हैं। तो प्लीज याद रखें दिस इज क्रोमोसोम नंबर 15। ये कौन सा है? 15। अब इधर देखें, अब यहाँ पे इसमें जो एक क्रोमोसोम है, चाहे वो फादर से हो एक हो मदर से हो, क्योंकि दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। अब प्लीज इधर को समझने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ यार इस क्रोमोसोम पे एक जीन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ जीन, ये जीन है, और इस क्रोमोसोम पे भी एक पर्टिकुलर जीन है। बात क्लियर है? अब प्लीज रिमेंबर, मैं कहता हूँ दिस इज अ जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 15 विच कम फ्रॉम मदर, दैट इज कॉल्ड मैटरनल जीन। इसका नाम क्या है? मैटरनल जीन है। और इस क्रोमोसोम पेयर के अंदर ही एक दूसरे क्रोमोसोम पे जो जीन है ये फादर से आया है, तो उसका नाम क्या है? पैटर्नल जीन है। एक मैटरनल जीन है और एक पैटर्नल जीन है। यहाँ तक क्लियर है? अब प्लीज याद रखें, पॉइंट टू बी नोटेड कि इमेजिन करें फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम 15 पे जो जीन है जो कहाँ से आए हैं? मैटरनल। उस जीन के साथ मिथाइल ग्रुप है। क्या है? मिथाइल। तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं साइलेंस जीन। ये क्या है? साइलेंस जीन है कि नहीं? या इसको हम कह सकते हैं इनएक्टिवेटेड जीन, या इसको कहते हैं इम्प्रिंटेड जीन। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर ये इम्प्रिंटेड है क्रोमोसोम के ऊपर तो उसके सामने वाला काम कर रहा होगा कि नहीं? तो पैटर्नल इन दिस केस इज विच जीन? एक्टिव जीन। ये क्या है? एक्टिव जीन। तो वी कैन से कि अगर क्रोमोसोम 15 पे जो जीन मदर से आए वो काम नहीं कर रहा हो और फादर वाला जीन काम कर रहा हो, तो दिस पर्सन इज डूइंग एनीथिंग एक्टिविटी फॉर क्रोमोसोम 15 which come from which side? पैटर्नल साइड। अब समझ गए कि नहीं? ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। अब देखें, प्लीज ये पॉइंट याद रखें, अगर ये सिचुएशन इस तरह बन जाए, फॉर एग्जांपल देखिए सिचुएशन इज लाइक दिस इज द सेम क्रोमोसोम नंबर 15, इस पे ये जो जीन था दैट इज कम फ्रॉम वेयर? मदर साइड एंड दिस फ्रॉम फादर साइड। एक पैटर्नल जीन है और एक मैटरनल जीन है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो मैटरनल जीन है ये भी मौजूद है, ठीक है, मैटरनल जीन। लेकिन अब मसला ये है कि ये साइलेंट है। ये क्या है? साइलेंसिंग जीन है, मतलब ये काम नहीं कर रहा। अब ये जो जीन है ये फॉर एग्जांपल कहाँ से आया था? फादर वाली साइड से,
जो फादर से जीन आता है वो पैटर्नल होता है, और जो पैटर्नल जीन है इट शुड बी वर्किंग। लेकिन मैं कहता हूँ किसी मसले से अब ये क्या हुआ है, खत्म, इसका डिलीशन हुआ है कि नहीं, अब ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। ऐसा कंडीशन जिसमें 15 क्रोमोसोम के ऊपर जो साइलेंट जीन हो वो कहाँ से आता है, मदर से, और जिस जीन ने काम करना था जो कहाँ से आना था, फादर से, वो आकर किसी डिजीज की वजह से क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। तो जो डिजीज सामने आएगी इसको हम प्राडर वेली सिंड्रोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राडर वेलाय सिंड्रोम या प्राडर वेली सिंड्रोम इसको कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि प्राडर वेलाय सिंड्रोम आप लोगों को कैसे आंसर करना है। नंबर 1, प्राडर वेलाय सिंड्रोम में देयर इज मैटरनल इम्प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, मैटरनल इम्प्रिंटिंग। नहीं समझे बात को, हाँ जी समझ गए कि नहीं। मैटरनल इम्प्रिंटिंग मीन इस सिंड्रोम के अंदर जो इनएक्टिवेटेड जीन है वो कहाँ से आया है, मदर। तो मैटरनल इम्प्रिंटिंग बट पैटर्नल डिलीशन, इसमें क्या होता है, पैटर्नल डिलीशन होता है। समझ गए कि नहीं। ऐसा सिंड्रोम जो क्रोमोसोम 15 के ऊपर हो और उसमें मैटरनल इम्प्रिंटिंग हो बट पैटर्नल डिलीशन हो तो उसको प्राडर वेलाय सिंड्रोम कहते हैं। इसमें कोई है मुश्किल वाली चीज, नो, ठीक है। अब यहाँ पे लेके मैं कहता हूँ क्या, बस इसके नीचे लेके इम्प्रिंटिंग, इसके नीचे लेके इम्प्रिंटिंग और सामने लेके डिलीशन, नीचे लेके डिलीशन। बताए प्राडर वेलाय के लिए इम्प्रिंटिंग है वो किस साइड से होगी, वो मैटरनल होगी, और इसकी जो डिलीशन है वो पैटर्नल होगी। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ठीक है, दैट शुड बी पैटर्नल। अब जिन लोगों को ये मसला हो प्राडर वेलाय सिंड्रोम तो उसकी क्लिनिकल फीचर लिखे। नंबर 1, इन लोगों में हाइपरफेजिया होता है। क्या होता है, हाइपरफेजिया, हैबिट ऑफ एक्सेसिव ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना खाना, दैट इज कॉल्ड हाइपरफेजिया। ईटिंग मोर देन द यूजुअल, दैट इज कॉल्ड ऑफ हाइपरफेजिया। नंबर 2, इसके अंदर जो नेक्स्ट कंडीशन है, दीज पेशेंट आर यूजुअली ओबीज। क्या होते हैं, आई थिंक ओबीज होते हैं, ठीक है ना। दीज पीपल आर फैटी, ये ओबीज होते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी भी इसमें होती है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज इन लोगों की शॉर्ट स्टेचर होती है। क्या होती है, शॉर्ट स्टेचर होती है, शॉर्ट स्टेचर, और हाइपोगोनेडिज्म में जाते हैं। किस में जाते हैं, हाइपो, ऐसा है ना, हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म का मतलब इसकी जो टेस्टिकुलर फंक्शन है वो डिक्रीज रहता है, तो देयर विल बी डिक्रीज टेस्टिकुलर फंक्शन। तो प्लीज याद रखें उसके अंदर कुछ चीजें, हाइपरफेजिया, बहुत ज्यादा खाना खाना। एक इसको हमने कैसे याद किया था, अगर ये लोग ज्यादा खाना खाएंगे तो एब्डोमेन पे ज्यादा बोझ पड़ेगा, ठीक है, और जब ये फैटी, मतलब ये फैटी हो जाएंगे, ज्यादा खाना खाने से ये लोग क्या हो जाएंगे, ओबीज। और जब बंदा ओबीज हो जाता है तो उसका ओवरऑल जो हाइट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो शॉर्ट स्टेचर में जाता है, और ये बंदा फिर काम करने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो उसकी जो मसल है वो स्ट्रांग होंगे कि वीक, तो इसको हाइपोटोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटोनिया। डिक्रीज टोन्स इन द मसल इज कॉल्ड हाइपोटोनिया। आप लोग इसके साथ 5th नंबर हाइपोटोनिया भी लिखे। और ये जो बच्चे होते हैं ये मेंटली डिसेबल होते हैं, तो मेंटल डिसेबिलिटी ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं। अब याद रखें एमसीक्यूज में, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरफेजिया, ओबेसिटी, हाइपोगोनेडिज्म एटसेट्रा when there is maternal imprintation on 15 chromosome but deletion of paternal gene, think about which syndrome, प्राडर वेलाय। एग्जाम में इस तरह आता है कि प्राडर वेलाय में इम्प्रिंटेशन किस चीज की तरफ है, डिलीशन किस चीज की तरफ है। तो इम्प्रिंटेशन मदर की तरफ से है, डिलीशन फादर की तरफ से है। बात समझ गए क्या नहीं। तो दैट इज कॉल्ड प्राडर वेलाय सिंड्रोम, ठीक है जी। अब इसमें आते हैं जनाब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो फॉर एग्जांपल कि ये तो प्राडर वेलाय है। अब इस तरह आते हैं एक और कंडीशन की तरफ। मैं कहता हूं कि क्रोमोसोम 15 है, इधर देखें क्रोमोसोम 15, क्रोमोसोम 15 कुछ लोगों में यहाँ पे जो जीन होता है इम्प्रिंटिक जीन, मतलब कुछ जीन मदर से आती है, दैट इज कॉल्ड मैटरनल जीन, और कुछ कहाँ से आती है, फादर से, तो उसको क्या कहेंगे, पैटर्नल जीन। अब देखें अगर कुछ लोगों में जो 15 क्रोमोसोम पे जीन कहाँ से जो है, मदर से, एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव। अब ये पॉइंट आप लोग याद रखें, हर एक बंदे में जरूरी नहीं है जो मदर से जीन आया है वो हमेशा क्या हो, साइलेंट।
कुछ लोगों में मदर से आने वाला जीन क्या होता है, एक्टिव, लेकिन फादर से आने वाला जीन साइलेंस हो, ये क्या होता है, साइलेंस होता है। तो इसके बाद मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इसको कौन सा जीन कहेंगे, इम्प्रिंटेड जीन कहेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल कि यहाँ पे क्रोमोसोम 15 का सेम सेट ले ले, ये कौन सा जीन था, सबक मैटरनल। अब यहाँ पे जो मैटरनल जीन है इसने काम करना है कि नहीं, और ये जो पैटर्नल है ये क्या है, साइलेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रिंटेड जीन कहते हैं। अब अगर ये पैटर्नल जीन मौजूद है लेकिन जिसने काम करना था मैटरनल जीन, वो क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। क्या हुआ है, डिलीट। तो मसला सेम होगा क्या, डिफरेंट, डिफरेंट होगा। पैटर्नल जीन डिलीशन से क्या होता है, प्राडर वेली सिंड्रोम। लेकिन अगर कौन सा जीन डिलीट हुआ है, जिसने काम करना था मैटरनल वाला और वो डिलीट हुआ है, तो उससे जो डिजीज होती है इसका नाम है एंजलमैन सिंड्रोम। ऐसा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एंजलमैन सिंड्रोम। इसको हम एंजलमैन सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो एंजलमैन सिंड्रोम इज अ कंडीशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सुन ले, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग, मैटरनल डिलीशन। ये एमसीक्यूज आता है। इसमें जो डिलीशन है वो किस साइड से है, मैटरनल, और इसमें डिलीशन पैटर्नल है। इसमें पहला वर्ड क्या है, पी, दैट इज फादर साइड का मसला होता है, पैटर्नल डिलीशन होता है। बात समझ गए क्या नहीं। और माँ जो होती है, मदर इज ऑलवेज एंजल, तो वो मदर की साइड से जो मतलब प्रॉब्लम होती है वो एंजलमैन सिंड्रोम कहलाता है। याद रहेगी क्या नहीं, प्लीज रिमेम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखे कि इन बच्चों के अंदर ये यूजुअली फॉर एग्जांपल फीमेल में होती है, और इसमें मोस्ट लाइकली जो मसला है दैट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ सीजर। इन बच्चों में क्या होता है, सीजर का रिस्क होता है। मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है, मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनएप्रोप्रिएट लाफ्टिंग। ये इसमें क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर। मतलब ये जो पेशेंट होते हैं ये बिना जनाब इस तरह कोई वाक्य के ये बस हंसते रहते हैं। तो इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर मतलब कोई बात होती नहीं है, ये हंसते रहते हैं। तो मतलब इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, इस वजह से इनको हम हैप्पी पपेट बेबीज कहते हैं। ऐसा है कि नहीं, इनको क्या कहते हैं, हैप्पी पपेट बेबीज। तो ये भी एग्जाम में आता है कि जो हैप्पी पपेट बेबीज है ये किस सिंड्रोम के अंदर होता है, सबक, दैट इज कॉल्ड एंजलमैन सिंड्रोम। और एंजलमैन सिंड्रोम के अंदर ये डिस्कशन हमने की है कि इसमें जो मैटरनल जीन है वो डिलीट होता है और पैटर्नल जीन क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ठीक है जी। तो बस इसको देख के 1 मिनट, फिर आखिर में रिवाइज करता हूँ तो खत्म करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं। ये दोनों इंपोर्टेंट है, क्रोमोसोम 15 के दोनों डिफेक्ट है, चाहे पिराडर वेलाय हो या एंजलमैन सिंड्रोम हो, ये दोनों के दोनों हमारे पास किस क्रोमोसोम का मसला है, सबक, दैट इज 15। ये 15 का मसला होता है। लिख लिया कि नहीं। सबक, हाँ जी, डन, लिख लिया। ओके, वो कौन सा इम्प्रिंटिंग डिजीज है जिसमें फादर की साइड से रीजन एब्सेंट हो, फादर, प्राडर वेलाय, और जो मदर वाली जीन एब्सेंट हो दैट इज, ठीक। ओके, व्हाट इज मैटरनल इम्प्रिंटिंग में कौन सा मसला आएगा, हाँ, मैटरनल इम्प्रिंटिंग, प्राडर वेलाय सिंड्रोम। फिर ये सुन ले, हम कहते हैं कि फादर की साइड से अगर जीन डिलीट हुआ तो प्राडर वेलाय है, तो जब फादर वाला जीन डिलीट है तो मदर वाला क्या है, साइलेंट है। तो मैटरनल इम्प्रिंटिंग बट पैटर्नल डिलीशन, ये प्राडर वेलाय है। फर्क है इसमें कि नहीं, देखिए वर्डिंग को समझ ले। अगर मैं कहूँ कि मैटरनल डिलीशन, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग, तो फिर एंजलमैन सिंड्रोम। यार इधर देखिए, इस प्राडर वेलाय के अंदर, इस प्राडर वेलाय के अंदर किस साइड का कौन सा रीजन नहीं होता, फादर वाला के मदर। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये जो पी है, ठीक है, पी मीन पापा, ठीक है ना, पी मीन पापा, आर फॉर रीजन, के पापा वाली जो रीजन है, जीन है, वो ए है, वो एब्सेंट है, वो क्या है, एब्सेंट है। क्लियर है कि नहीं, कि फादर से जो रीजन में आना था वो क्या है, एब्सेंट है, या पापा रीजन ए फॉर एब्सेंट, या डी फॉर डिलीट, ये क्या हो चुका है, डिलीट हुआ है। तो अगर पापा से जो रीजन में आना था वो डिलीट हुआ है, पैटर्नल डिलीशन है,
सोप्राडर वेलाई है। बात समझ गए। और एंजलमैन में डिलीशन क्या होता है, मैटरनल होता है, लेकिन इम्प्रिंटेशन फादर साइड होती है। ठीक है, ब्रेक करे था बस नमाज पढ़े। आई थिंक इट्स क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है, और कंफ्यूजिंग टाइप थे, तो इसको आप लोग जाकर घर में भी रिवाइज करें, इंशाल्लाह इट विल बी मच मोर क्लियर। ठीक है, ओके, सिर्फ 15 मिनट ब्रेक करें, ठीक है, और नमाज पढ़े, टाइम ज़ाया ना करें। 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने वापस आना है, ठीक है, ताकि टाइम पे क्लास को स्टार्ट करें। ये हम बायोकेम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का इसमें जेनेटिक्स कवर हो गया। ठीक है, ये बायोकेम प्लस जेनेटिक्स